स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगामी होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, चाहे बीपीएससी की, चाहे आरएएस की, चाहे एमपीपीसीएस की, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा की विस्तार के साथ, जिसका लाभ आप लोगों को निश्चित रूप से परीक्षा में मिलेगा। और यदि आपने वह सारे वीडियो देखे हैं तो आप उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाकर देखेंगे तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उसी क्रम को आगे जारी करते हुए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विश्व की नदियों के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग महाद्वीप की अलग अलग महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों की चर्चा होगी अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। जी हां, अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने अध्ययन के क्रम में पढ़ा होगा, जब हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी कि कहा जाए विश्व के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, तब हम लोग चर्चा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। और इस अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत अफ्रीका के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, झील, नदियां, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर चर्चा करने से संदर्भ में यह वीडियो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कराया है। तो चलिए आइए, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे पठार का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका की जो भौगोलिक स्थिति है, अफ्रीका का जो उच्चावच है, एक पठारी रूप में है। अफ्रीका की अगर हम इस महाद्वीप की बारे में बात करें तो पृथ्वी के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 6% विस्तार हमें अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग भौगोलिक स्थिति को या कहे स्थल को ध्यान में रखते हुए लैंड एरिया को, क्षेत्रफल को ध्यान में रख के बात करें तो यह विश्व के 20% भूभाग पर फैला हुआ महाद्वीप है। जी हां, कितने? 20% भूभाग पर फैला हुआ, अगर आप इसको देखेंगे तो। अगर यह महाद्वीप को आप लोगों ने अध्ययन किया है तो जल्दी से एटलस खोलिए और अफ्रीका महाद्वीप पर पहुंचिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप पर हम लोगों की चर्चा हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप का अगर आप लोग मैप खोल के देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको लगभग 54 देश दिखाई देंगे, जिनमें सबसे बड़ा देश अगर हम लोग बात करें तो वह है अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद है सूडान, उसके बाद है लीबिया और उसके बाद है चाड। जी हां, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो आता है वो आता है सिसिल्स। यह आपको दिखाई देगा मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में, सिसिल्स। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा साओटोम, यह आपको दिखाई देगा अटलांटिक महासागर के पास गिनी की खाड़ी के दक्षिण में पश्चिमी तट पर अफ्रीका से लगा हुआ साओटोम। यह दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे छोटा देश है। वैसे सबसे छोटा देश सिशेल्स है। अगर हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के अंतर्गत बात करें, क्योंकि अगर आप सिसिल्स देखेंगे तो वह भी एक द्वीप के रूप में दिखाई देगा, साओटोम देखेंगे तो यह भी एक द्वीप के रूप में दिखाई देगा। अगर आए कि सर अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है गाम्बिया। गाम्बिया, जी हां, यह आपको दिखाई देगा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, गाम्बिया। उसके बाद आपको दिखाई देगा इस्वातिनी, स्वाजीलैंड में दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका में दिखाई देगा। उसके बाद जिबूती और उसके बाद रवांडा और रवांडा के बाद बुरुंडी। वैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा गाम्बिया है, गाम्बिया से बड़ा स्वाजीलैंड में इस्वातिनी, और फिर उससे बड़ा जिबूती, उससे बड़ा रवांडा, उससे बड़ा बुरुंडी। ये लेकिन सबसे छोटे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अफ्रीका महाद्वीप के ही अंतर्गत जब आप लोग जनसंख्या के दृष्टि से बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, सेकंड नंबर पे है इथोपिया, तीसरे नंबर पर है इजिप्ट।
इजिप्ट तीसरे नंबर पर आप लोगों को दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र की, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो तटीय क्षेत्र है लगभग 30,500 किलोमीटर के लंबाई में फैला हुआ यह आपको दिखाई देगा। जी हाँ, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे तटीय क्षेत्र आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। कौन सा? मेडागास्कर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें, यहां मैं खाली अफ्रीका से संबंधित आप लोगों के संदर्भ में छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव बात कर रहा हूं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर अफ्रीका महाद्वीप के अध्ययन में हम लोग बात कर रहे हैं नदियों पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पूर्व में भी बताया है कि भूगोल के अंतर्गत हम नदियों का जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन करने का कारण होता है उस देश के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करना, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, जिसमें नदियों का महत्वपूर्ण रोल होता है, नदियों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि किसी भी देश में उद्योगों के फलने फूलने और वहां पर रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास में नदी एक जल परिवहन की भांति कार्य नहीं करती, बल्कि यह विद्युत ऊर्जा उत्पादन के रूप में भी कार्य करती है। जी हां, अब चूंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि अफ्रीका महाद्वीप एक पठारी महाद्वीप है, अब अगर पठार पर नदियां अपवहित हो रही होंगी तो तय है इस पठार में उसने कई बड़े बड़े भ्रंश या कहा जाए घाटियां बना रखी होंगी। आपको जानकर या आपको यह जानकर हैरानी जरूर होगी कि भले ही अफ्रीका महाद्वीप हमें आर्थिक दृष्टि से विश्व का सबसे पिछड़ा महाद्वीप दिखाई देता है, लेकिन अगर हम विश्व के सभी महाद्वीपों पर जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व में एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर विश्व के सबसे अधिक जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता मौजूद है। जी हां, विश्व के सभी महाद्वीपों से उत्पादित होने वाली कुल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का अफ्रीका महाद्वीप के पास जो क्षमता है वह 45% से भी अधिक है। सोचिए, वह महाद्वीप जिसके पास जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की संभावना लगभग 40 से 45%, विश्व के सभी महाद्वीपों का लगभग आधा अफ्रीका महाद्वीप पर हम लोगों को दिखाई देता है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। अब आपको लग रहा होगा सर आप नदियां पढ़ा रहे हैं तो आप इस पर बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप नदियों का अध्ययन करेंगे तो आपको यह जानना भी आवश्यक है कि उन नदियों से क्या क्या लाभ मिल सकता है। भले ही अफ्रीका में उद्योगों की स्थापना उतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन भविष्य में की जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन क्या नदियां या नदियों के द्वारा उत्पादित जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन किसी भी देश में उद्योगों की स्थापना में एकमात्र महत्वपूर्ण कारक होता है? जी नहीं, अन्य भी कारक होते हैं। तो उन सभी कारकों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन। पहला, सस्ता होता है, दूसरा प्रदूषण मुक्त होता है, और वर्तमान समय में ऊर्जा के उत्पादन के लिए आप जानते हैं प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पादन पर पूरा विश्व जोर दे रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक संभावनाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने के क्रम में। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के मैप को आप लोग खोलिए, इसके बाहरी क्षेत्र पर हम लोग पहले ध्यान डालते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह रहा पूरा अफ्रीका महाद्वीप। शुरुआत करते हैं इसके उत्तर पश्चिम से, एक बार क्लॉकवाइज घूमकर आएंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमकर आएंगे, ताकि आपको अफ्रीका महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र ध्यान से दिमाग में रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यह मोरक्को देश दिखाई दे रहा होगा, और ठीक इसके उत्तर में आपको यूरोप के अंतर्गत स्पेन दिखाई देगा, और
यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। अगर देश की बात करें तो यूरोप के स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। तो सबसे पहले जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा भूमध्य सागर, तीसरा यहां देखेंगे तो सनाई प्रायद्वीप, फिर इधर देखेंगे तो स्वेज की खाड़ी, फिर इधर बढ़ेंगे तो लाल सागर, फिर इधर बढ़ेंगे तो बाब अल मंडेव जल संधि, फिर इधर देखेंगे तो अदन की खाड़ी, फिर इधर देखेंगे तो हिंद महासागर के अंतर्गत अरब सागर, फिर इधर आएंगे दक्षिण की तरफ तो देखेंगे तो सिसिल्स, याद है सिसिल्स, अभी बताया था मैंने, फिर मेडागास्कर, फिर मोजाम्बिक चैनल, फिर आएंगे नीचे की तरफ तो केप अगुलिहास सबसे दक्षिणतम भाग, फिर केप ऑफ गुड होप, फिर स्केल्टन तट, फिर अंगोला बेसिन, फिर गिनी की खाड़ी, फिर अटलांटिक महासागर का यह पूरा भाग, फिर कनारी द्वीप, फिर जिब्राल्टर जल संधि। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि, कनारी द्वीप, गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, अंगोला बेसिन, स्केल्टन तट, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ अगुलिहास, फिर मोजाम्बिक चैनल, फिर मेडागास्कर, फिर सिसिल, फिर हिंद महासागर, फिर अरब सागर, फिर अदन की खाड़ी, फिर बॉब अल मंडेव, फिर लाल सागर, फिर स्वेज की खाड़ी, फिर सनाई प्रायद्वीप, फिर भूमध्य सागर। अब ध्यान से देखिएगा, यही ही आपको दिखाई देगा सिद्रे की खाड़ी, फिर यहां दिखाई देगा गेबेज की खाड़ी, फिर दिखाई देगा क्या, जिब्राल्टर जल संधि। तो यह आप अफ्रीका महाद्वीप के बाहरी भागों के बारे में बात कर रहे हैं कि यह है। चूंकि हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, तो उन नदियों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। आइए इनको नदियों को शुरू करने से पहले यहां स्वेज की खाड़ी में हम लोग यहां सनाई प्रायद्वीप पर बात करते हैं, तो यह आपको दिखाई देगा। आइए, यह रहा सनाई प्रायद्वीप, ये देखिए, ये पूरा सनाई प्रायद्वीप आपको दिखाई देगा। इधर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सनाई प्रायद्वीप के पूरब में अकावा की खाड़ी, यही ही अकावा नगर है, तो इसे अकावा की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। सनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में स्वेज की खाड़ी के रूप में इसको जाना जाता है, और इधर देखेंगे तो यह लाल सागर के रूप में जाना जाता है। फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसी स्वेज खाड़ी के उत्तर में ग्रेट बिटर झील दिखाई देगी, और यह जुड़ा हुआ है पोर्ट सईद से स्वेज नहर के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वेज नहर के माध्यम से। जबकि सनाई प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी और पूर्वी भाग इजराइल से जुड़ा हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। किससे? इजराइल से जुड़ा हुआ। यहीं ही देखेंगे तो आपको यह रहा भूमध्य सागर पूरा इस इजराइल के दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी आपको दिखाई देगा, और यहीं ही गाजा पट्टी के दक्षिण में रफाह दिखाई देगा। वर्तमान समय में इजराइल वॉर को आप जान ही रहे हैं, फिलिस्तीन युद्ध को जान रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रफाह नगर बार बार चर्चा में न्यूज़पेपर में आ रहा है। भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती हुई दिखाई दे रही है। इसी इजराइल में यहाँ देखेंगे तो तेल अवीव दिखाई देगा। इजराइल के इस पूर्वी भाग में यहाँ देखेंगे तो मृत सागर से लगा हुआ यह वेस्ट बैंक क्षेत्र आप लोगों को दिखाई देगा। फिर इधर की तरफ यह देखेंगे तो यह सनाई प्रायद्वीप और स्वेज की खाड़ी के पश्चिम में यह इजिप्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ इजिप्ट, और इसी इजिप्ट यानी मिस्र, यहीं ही आपको नील नदी अपवहित होती हुई दिखाई देगी, और अपना अर्क्वेट डेल्टा या कहें त्रिभुजाकार डेल्टा बनाते हुए इसका विस्तार दिखाई देगा। इस डेल्टा के विस्तार के पश्चिमी भाग में अल अलेक्जेंड्रिया नगर दिखाई देगा, पूर्वी भाग में पोर्ट सईद, और यहाँ आपको दिखाई देगा राजधानी नगर इजिप्ट का या मिस्र का कायरो। कायरो, पोर्ट सईद और अल अलेक्जेंड्रिया, इन तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कपास की कृषि, और वह भी अच्छे किस्म के विश्व के उच्च गुणवत्ता के कपास की कृषि इसी गोल्डन ट्रायंगल में होती हुई आप लोगों को दिखाई देती है। अब नील नदी का यह डेल्टा क्षेत्र है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो।
चलिए नदियों पर आगे अगर हम लोग बात करें तो यह अगर हम लोग देखें तो यहां हम लोगों को यह नदियों का मैंने आपको एक छोटा सा मैप बनाकर दिखाया है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अगर आप लोग देख रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत यह रही नील नदी के उद्गम का क्षेत्र। नील नदी के उद्गम को विक्टोरिया झील से माना जाता है। अफ्रीका के मध्य भाग या कहें पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत जहां से विषुवत रेखा होकर गुजर रही है, विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा होकर गुजर रही है, यहीं से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसे श्वेत नील नदी के नाम से जाना जाता है। अभी साधारण शब्दों में आपको समझा रहा हूं, हर एक नदी को विस्तार से अलग पूरा बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या सच में नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है क्या। ऐसा आपको तब दिखाई देगा जब आप एक एक को अलग तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, तब पहले अभी देख लीजिए। तो अभी तो विक्टोरिया झील से मानते हुए यह उत्तर की तरफ अपवहित होती हुई जाती है, लेकिन यह श्वेत नील के नाम से जानी जाती है। फिर सूडान में, सूडान की राजधानी खार्तूम में, यहां इथोपिया के पठार से टना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील नदी, और यह सूडान के खार्तूम में आकर श्वेत नील में अपना जल विसर्जित कर देती है, और यहीं से ही इस नदी को आगे इजिप्ट तक जाना जाता है नील नदी के नाम से। वस्तुतः कहा जाता है कि नील नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो नील नदी श्वेत नील और नीली नील नदी की संयुक्त धारा है, जबकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नील नदी के जब हम चर्चा करते हैं तो 3 नदियों की संयुक्त धारा को नील नदी के नाम से जाना जाता है। पहला श्वेत नील जो कि विक्टोरिया से निकल रही है, दूसरा नीली नील जो कि टना झील से निकल रही है, और तीसरी है अटाबारा नदी। कौन सी नदी? अटाबारा नदी। अटाबारा नदी यही ही टना झील के उत्तर में लगभग 40 से 50 किलोमीटर उत्तर में से इसका उद्गम होता है, और अटाबारा नदी उत्तर की तरफ उद्गमित होते हुए नील नदी में, नील नदी मतलब बोले तो श्वेत नील और नीली नील की संयुक्त धारा के बाद जब नील नदी कहला रहा है, वहां जाके अटाबारा नदी अपना जल विसर्जित करती है सूडान में। यह कहा जाता है कि यह नील नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी के रूप में है अटाबारा नदी, इसलिए नील नदी को 3 नदियों की संयुक्त धारा के रूप में जाना जाता है। 3 नदियों की, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? पहला मैंने आपको बताया श्वेत नील, दूसरा नीली नील, तीसरा अटाबारा नदी जिसे रेड नील नदी भी कहा जाता है, रेड नील रिवर, रेड नील, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कांगो नदी की बात करें, दूसरी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी के रूप में आपको दिखाई देगी। कांगो नदी का उद्गम आपको दिखाई देगा जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया में, इसके उच्च भूमि से लेक टंगानाइका और मलावी के मध्य भाग से इस नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर की तरफ अपवहित होती है और फिर यह इस प्रकार से अपवहित होकर अटलांटिक महासागर में बनाना की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कांगो नदी, कांगो नदी बहुत चर्चा में रहती है। कांगो नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो कांगो नदी के मध्य से लेकर निचले भाग क्षेत्र में वृहद स्तर पर वर्षा वन का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है, जिसे कांगो रेन फॉरेस्ट, कांगो वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है इतूरी, इतूरी स्थानीय भाषा में इतूरीय वर्षा वन के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। इसको भी अलग से पूरा देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। फिर नाइजर नदी को आइए हम लोग देखते हैं। नाइजर नदी का उद्गम यहां से हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा और यह उत्तर पूरब की तरफ अपवहित होते हुए, ऐसे अपवहित होते हुए गिनी की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करते हुए हम लोगों को दिखाई देती है नाइजर नदी। जाम्बेजी नदी की अगर हम लोग बात करें तो यहां जाम्बेजी नदी हम लोगों को मध्य अफ्रीका भाग से अपवहित होती या उद्गमित होती हुई दिखाई देती है और यह पूरब की तरफ मोजाम्बिक चैनल में अपना जल विसर्जित करती है। यहां
आपको मेडागास्कर और अफ्रीका के या मोजाम्बिक के बीच में या मोजाम्बिक चैनल आपको दिखाई देगा। फिर ऑरेंज नदी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में लुसोथो से एक देश है, अफ्रीका के अंदर ही एक देश है, वहां से एक नदी उद्गमित होती है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी यहीं ही आपको दिखाई देगी और यह पश्चिम की तरफ अपवहित होते हुए आकर अपना जल अटलांटिक महासागर में विसर्जित कर देती है। ऐसे ही लिम्पोपो नदी को देखेंगे तो यह नदी यहीं ही अफ्रीका महाद्वीप के समीप से ही दक्षिण अफ्रीका देश से उद्गमित होती है और फिर यह पूरब की तरफ अपना जल विसर्जित करती है। कहा जाता है यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। अब इन नदियों को एक एक करके हम लोग अच्छे से बात करेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। आइए शुरुआत करेंगे इसकी नील नदी से। यह रहा पूरा नील नदी का एक अलग से चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए इस चित्र को और अपने एटलस को भी खोलकर रखिए। खोलकर रखिए जल्दी से और नील नदी को देखना शुरू करिए। विश्व की सबसे लंबी नदी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, लगभग 6600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई, दक्षिण से उत्तर की ओर अपवहित होने वाली यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इतना ही नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर अपवहित होने वाली नदियों में और वैसे भी विश्व की सभी, चाहे वो किसी भी दिशा में अपवहित होने वाली नदियां हो, उन सभी नदियों में भी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हालांकि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है रूस की लीना नदी। तीसरे नंबर पर ओब नदी। कौन सी? ओब। तो दक्षिण से उत्तर की ओर अपवहित होने वाली सबसे लंबी नदी पहले नंबर पर नील नदी, दूसरे नंबर पर रूस की लीना नदी, तीसरे नंबर पर ओब नदी। और वैसे ओवरऑल बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तब भी कौन सी है? नील नदी ही विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अपने मुहाने पर एक आर्कुएट त्रिभुजाकार, उल्टे त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका शीर्ष भाग अंदर और आधार भाग बाहर की ओर, मुहाने के बाहर की ओर होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। आइए अब हम लोग समझते हैं। यह देखिए, यह है बुरुंडी देश, यह है रवांडा, यह है युगांडा, यह देखेंगे तो केनिया, यह वाला देश देखेंगे तो यह रहा इथोपिया, यह रहा जिबूती अगर हम लोग बात करें, यह रहा हमारा दक्षिणी सूडान, यह रहा सूडान, यह रहा इजिप्ट। क्लियर है? अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि यह रही विक्टोरिया झील। ये जो मैंने दिखाई है यह विक्टोरिया झील है, देखिए लिखा हुआ है। विक्टोरिया झील से एक नदी उद्गमित होती है और यह नदी युगांडा में ही मौजूद क्योगा झील से होते हुए और फिर युगांडा की सीमा से अपवहित होते या सीमा पर अवस्थित एल्बर्ट झील से होते हुए यह नदी प्रवेश कर जाती है दक्षिणी सूडान में। इस नदी का नाम है श्वेत नदी या श्वेत नील नदी। क्या नाम है? श्वेत नील नदी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा इसे और विस्तार से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नदी का उद्गम जो है यह उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, लेकिन श्वेत नील नदी, इसकी जो प्राइमरी, इसका जो प्राथमिक जलधारा है, जिसे हम ध्यान से देखें, जो कि विक्टोरिया झील से उद्गमित होती है, श्वेत नाम पड़ा क्यों? व्हाइट नील पड़ा क्यों? कारण यह है क्योंकि इसमें क्ले, चीका, सफेद अवसादों का निक्षेप है। जब जल इनके संपर्क में आता है तो जल सफेद सा दिखाई देता है, इसीलिए इस विक्टोरिया झील से उद्गमित होने वाली इस नदी का नाम रखा गया श्वेत नील। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे बुरुंडी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है कगेरा नदी। कौन सी? ये देखिए, ये कगेरा नदी। यह कगेरा नदी बुरुंडी से निकलकर फिर रवांडा की सीमा से
अपवहित होते हुए विक्टोरिया झील में अपना जल विसर्जित करती है कगेरा नदी। विक्टोरिया झील में जल विसर्जित करके विक्टोरिया झील से फिर निकलती है नदी श्वेत नील नदी। यानी कि अगर हम श्वेत नील नदी के शीर्ष भाग की बात करें तो कहीं बुरुंडी से यह शुरू होता होगा, ना कि विक्टोरिया झील से, क्योंकि कगेरा नदी का मुहाना ही श्वेत नील नदी का उद्गम है। यह हेड वाटर है इसका। कगेरा नदी बुरुंडी से निकलती है, बुरुंडी युगांडा और फिर बुरुंडी रवांडा और युगांडा से होती हुई जाती है और रवांडा और युगांडा की सीमा पर अपवहित होते हुए विक्टोरिया झील में यह नदी अपना जल विसर्जित करती हुई हमें दिखाई देती है। उसके बाद यह नदी युगांडा में अपवहित होती है, फिर दक्षिणी सूडान में, फिर सूडान में, फिर इजिप्ट में यह अपना जल विसर्जित करती हुई चलती है। आई होप यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर होंगी। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह नदी श्वेत नील नदी युगांडा की क्योगा झील और युगांडा के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित एल्बर्ट झील के उत्तरी भाग से अपवहित होते हुए दक्षिणी सूडान में प्रवेश करते हुए यह सूडान या उत्तरी सूडान में प्रवेश करती है और उसकी राजधानी है खार्तूम। यहीं ही हम देखें इथोपिया से यह टना झील है, टना झील से एक नदी उद्गमित होती है। यह उच्च भाग है, उच्च भूमि क्षेत्र है, तो यह इसके ढाल के दक्षिणी भाग से अपवहित होते हुए फिर उत्तर पूरब की ओर अपवहित होते हुए इथोपिया से यह सूडान देश में प्रवेश कर जाती है और सूडान देश में सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर श्वेत नील नदी से मिलती है यह नदी, जिसका नाम है नीली नील नदी। कौन सी? नीली नील नदी। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर होंगी। फिर इसी नीली नील नदी पर इथोपिया में एक बहुत बड़े ग्रेविटी डैम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रेजियंस डैम, गर्ड बोला जाता है इसे। कहां है? इथोपिया में है। किस नदी पर है? नील नदी पर है। यहां पर सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। फिर यह नदी नीली नील नदी जब सूडान में अपवहित होती है तो सूडान में श्वेत नदी नील से मिलने से पहले ही इसमें सूडान में एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सेनार बांध। किस पर है? नीली नील नदी पर, ना कि नील नदी पर, नीली नील नदी पर है। तो नीली नील नदी पर हमें दो डाम दिखाई दिए, दो बांध दिखाई दिए, एक इथोपिया में गर्ड, दूसरा सूडान में सेनार बांध। अब यह नीली नील नदी आगे चल के खार्तूम में श्वेत नील से अपना जल विसर्जित कर देती है और इन दोनों की संयुक्त धारा ही अब नील नदी के नाम से जानी जाती है। खार्तूम के बाद से इसे नील नदी कहा जाता है, उससे पहले इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इथोपिया में ही टना झील के उत्तर में लगभग 40 से 50 किलोमीटर उत्तर से एक नदी उद्गमित होती है, जिसे अटाबारा नदी कहा जाता है और इसे रेड नील नदी भी कहा जाता है। यह नदी इथोपिया से उद्गमित होकर इथोपिया में बहते हुए सूडान में प्रवेश करती है। सूडान में एक जगह है अटाबारा, वहां जाकर अपना जल नील नदी में विसर्जित कर देती है, नील नदी में विसर्जित कर देती है। अटाबारा सूडान में एक नगर है। यह नील नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी जानी जाती है, अंतिम सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। फिर यह नील नदी सूडान से उपवहित होकर उत्तर की ओर अपवहित होकर जब इजिप्ट में प्रवेश करती है मिस्र में, तो मिस्र में ही इस नदी पर एक झील का निर्माण किया गया, आर्टिफिशियल झील, जिसका नाम है नासिर झील। और ठीक नासिर झील के उत्तर में ही एक बांध का निर्माण किया गया है, आसवान बांध। आसवान बांध नील नदी पर है, नील नदी पर। यहीं से कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाएगा। और फिर यह नदी इजिप्ट की राजधानी कायरो से अपवहित होते हुए एक अर्कुएट या कहें ट्रायंगल डेल्टा का निर्माण करते हुए अपना जल विसर्जित कर देती है। कहां? भूमध्य सागर में। कहां करती है? भूमध्य सागर में। अब एक और बात बताऊं, नील नदी का जो उद्गम विक्टोरिया से लेकर
और हम लोगों को एल्बर्ट झील तक जो इसका विस्तार या इसका अपवाह क्षेत्र श्वेत नील नदी का दिखाई दे रहा है, इसको विक्टोरिया नील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विक्टोरिया नील। क्लियर? विक्टोरिया नील से लेकर यानी युगांडा के एल्बर्ट झील से लेकर फिर जब यह सूडान में प्रवेश करती है तो यह क्षेत्र, यह सूडान, दक्षिणी सूडान में यह जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे साउथ सूडान बॉर्डर कहा जाता है। यहां तक के श्वेत नील के अपवाह क्षेत्र को एल्बर्ट नील के नाम से जाना जाता है। किसके? एल्बर्ट नील के नाम से। फिर यहां से लेकर और उत्तर में चलेंगे, इजिप्ट जो है उत्तरी सूडान में, तो यहीं ही लेक नो है, लेक नो, वहां तक के श्वेत नील के अपवाह को माउंटेन नील के नाम से या बहर अल जबल के नाम से जाना जाता है। आई होप यहां तक की बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, किसी को भी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब बात आएगी, सर नीली नील ज्यादा लंबी है या श्वेत नील ज्यादा लंबी है नदी? नीली नील नदी की ज्यादा लंबाई है या श्वेत नील नदी की लंबाई ज्यादा है? तो नीली नील नदी जो है वह श्वेत नील नदी से छोटी है, लगभग 60% लंबाई में छोटी है। यानी अगर नीली नील 100 किलोमीटर मान लें तो, सॉरी, श्वेत नील 100 किलोमीटर मान लें तो नीली नील नदी केवल 60 किलोमीटर ही हम लोग को दिखाई देगी। जिसका उद्गम कहां से होता है? इथोपिया के पठार में, इथोपिया पर अवस्थित टना झील से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी इथोपिया और सूडान में अपवहित होती है, को केवल 2 देशों में अपवहित होती है। क्लियर है? इसी नदी पर हम लोगों को इथोपिया में गढ़ बांध और सूडान में सेनार बांध की अवस्थिति दिखाई देती है। क्या? सेनार बांध। आई होप यहां तक की बात आप सभी लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग दूसरी नदी पर बात करते हैं। यह नील नदी की बात हुई, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्गो नदी पर। किस पर? कॉन्गो नदी पर। कॉन्गो नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? कॉन्गो नदी। अफ्रीका महाद्वीप की यह नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, या कहें दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटती है। कौन? कॉन्गो नदी। आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। अब इसका उद्गम कहां से होता है? बात आती है यह, इसका उद्गम होता है चांबेसी नदी के रूप में। यानी कि कहा जाए कि यहां आपको दिखाई दे रहा है जाम्बेजी नदी, और यहां आपको दिखाई दे रहा है टंगानाइका, और यहां दिखाई देगी मलावी झील, और यह है जाम्बेजी, या अगर हम लोग कहें इसको अगर आप ध्यान, सॉरी, जाम्बिया, तो यहां जाम्बिया उच्च भूमि है। जाम्बिया उच्च भूमि से ही इस नदी का उद्गम होता है, और यह नदी जाम्बिया उच्च भूमि से अपवहित होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अपवहित होती है, उत्तर की तरफ चलती है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़कर कॉन्गो देश में अपवहित होती है। फिर यह कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा बनाते हुए, प्राकृतिक सीमा बनाते हुए, फिर यहां एक खाड़ी क्षेत्र है जहां नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का बनाना में आकर यह अपना जल विसर्जित करती है अटलांटिक महासागर में। कहां? अटलांटिक महासागर में। अगर आप बात करेंगे कॉन्गो नदी जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम यहां से दिखाई दिया। अब देखिए, एक नदी यहां से हमें दिखाई दे रही है, यह नदी, इस नदी का नाम है कसाई नदी। कौन सी नदी? कसाई। कसाई नदी कॉन्गो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कॉन्गो नदी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा जिसके निचले क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और ऊपरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर वर्षा वन का विस्तार दिखाई देता है।
कॉन्गो नदी के अपवाह क्षेत्र में, इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है कसाई नदी कॉन्गो नदी की, जहां सबसे बड़े हमें वर्षावन का विस्तार दिखाई देता है, जिसे इतुरी वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्गो नदी बेसिन में ही विश्व का सबसे बड़ा पीटलैंड मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा पीटलैंड इस बार यूपीएससी में पूछा भी है, तो कौन सी नदी पर है? कॉन्गो नदी पर ही, यानी इसी नदी पर, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी पर ही हमें विश्व का सबसे बड़ा पीटलैंड दिखाई देता है। इतना ही नदी, यहां मौजूद वर्षा वनों में जो वनस्पतियां हैं, इनके द्वारा कार्बन का जो अवशोषण होता है, यह बेसिन क्षेत्र कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है, यानी वायुमंडल में मौजूद सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। यह अमेजन के वर्षा वनों से भी अधिक विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण क्षेत्र है। कहा जाता है कि यह जितना 3 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसको यह अकेले अवशोषित कर लेता है। कौन? कॉन्गो नदी बेसिन। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस नदी पर मौजूद वर्षा वनों को लंग्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, या मैंने कहा इसे ही एक और नाम से जाना जाता है इतुरी, इतुरी रेन फॉरेस्ट, यानी इस नदी के अपवाह क्षेत्र में मौजूद वनों को कहा जाता है क्या? लंग्स ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। लंग्स ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यह नदी हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें, या इसके अपवाह क्षेत्र की हम लोग बात करें, तो यह हमें यहां जाम्बिया के उच्च भूमि से लेकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा पर अपवहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। कौन सी नदी? कॉन्गो। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था एक इस पे कहा गया था कि निम्न में से कौन सा कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत आता है, यानी इस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, यह हम लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन। कैमरून था, नाइजीरिया था, साउथ सुडान था और युगांडा। तो युगांडा था नहीं, साउथ सुडान था नहीं, नाइजीरिया होगा नहीं। यहां से इधर बढ़ेंगे तो यह कैमरून हम लोगों को दिखाई देता है, तो कैमरून इसके अंतर्गत था। अपने एटलस में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, 2023 में आईएएस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है हमारी नाइजर नदी। कौन सी? नाइजर नदी की अब हम लोग बात करते हैं। नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है, नील नदी और कॉन्गो नदी के बाद। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी भाग को कवर करती है। क्या करती है? मध्य अफ्रीका का भाग और पश्चिमी अफ्रीका के भाग का। यह अफ्रीका के सबसे बड़े डेल्टा का भी निर्माण जो करती है नाइजर नदी, यानी कॉन्गो और नील नदी का डेल्टा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा डेल्टा है किसका? नाइजर नदी का डेल्टा है। इस नदी का उद्गम हम लोगों को दिखाई देता है गिनी उच्च भूमि से। इस नदी का उद्गम होता है गिनी उच्च भूमि, यह गिनी की खाड़ी है, अटलांटिक महासागर यह पूरा है, यह अटलांटिक महासागर है। तो गिनी उच्च भूमि क्षेत्र से हमें नाइजर नदी का उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद यह नदी माली देश में अपवहित होती है, उसके बाद यह नदी नाइजर देश में अपवहित होती है, उसके बाद यह नदी बेनिन और नाइजीरिया और नाइजर इन तीनों देश की सीमाओं से अपवहित होकर नाइजीरिया से अपवहित होते हुए फिर यह आकर गिनी की खाड़ी में नाइजीरिया नदी के डेल्टा का निर्माण करते हुए अपना जल विसर्जित कर देती है।
अगर इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो कई सारी सहायक नदियां दिखाई देंगी। तो इस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है लगभग 9 देशों में फैला है। बेनिन हो गया, बुर्किना फासो हो गया, कैमरून हो गया, चाड हो गया, आइवेरी कोस्ट हो गया, गिनी हो गया, माली हो गया, नाइजर होगा और नाइजीरिया हो गया। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखोगे तो यह गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया देश से अपवहित होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। इस नदी के किनारे ही आप लोगों को माली देश की राजधानी बमाको की अवस्थिति दिखाई देगी, नाइजर नदी पर। नाइजर नदी पर ही मरकाला बैरेज का निर्माण किया गया है। यह नदी माली से अपवहित होकर जब नाइजर में प्रवेश करती है तो नाइजर की राजधानी नियामे भी नाइजर नदी पर ही अवस्थित है और इसी नाइजर नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया जिसे कंदादजी बांध के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी नाइजीरिया में प्रवेश करती है तो नाइजीरिया में भी इस नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे कियानजी बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कियानजी बांध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए गिनी की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। प्रमुख नगर भी हमारे हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नदी है हमारी जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। अपने एटलस में जाम्बेजी नदी को ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा। जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, चौथी सबसे बड़ी नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र आपको अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा। दक्षिणी भाग में इस नदी का उद्गम होता है कलेना पहाड़ियों से। कहां से होता है? कलेना पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यहां कलेना पहाड़ी, यहां डीआरसी के दक्षिणी भाग में आपको दिखाई देगा कलेना पहाड़ी, सीमा से कलेना पहाड़ी। इस नदी से इसका उद्गम होता है। फिर यह नदी जाम्बिया में अपवहित होते हुए जिम्बाब्वे की सीमा से और जाम्बिया की सीमा से प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए फिर यह नदी मोजाम्बिक में प्रवेश करती है और मोजाम्बिक चैनल में आकर अपना जल विसर्जित कर देती है। कहां? मोजाम्बिक चैनल में, हिंद महासागर में, जो हम लोग को दिखाई देता है। आई होप क्लियर होगा। अब अगर आप लोग देखोगे जब यह नदी जाम्बिया देश में अपवहित होती है तो इसी नदी पर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा से जब यह अपवहित होकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक नगर दिखाई देगा, लिविंगस्टन नगर आप लोगों को दिखाई देगा, लिविंगस्टन नगर। फिर यहीं ही आपको इसी नदी पर एक जलप्रपात दिखाई देगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात यहां दिखाई देगा। और यहीं से यह नदी अपवहित होते हुए इस जलप्रपात के माध्यम से जब आगे बढ़ती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, इसी नदी पर एक झील दिखाई देगी जिसका नाम है करीबा झील। करीबा झील जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, जल आयतन की दृष्टि से, और इसी नदी पर जाम्बेजी नदी पर है। और इसी करीबा झील पर ही एक डाम का, एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे करीबा बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? करीबा। फिर यह नदी आगे बढ़कर जब मोजाम्बिक देश में प्रवेश करती है तो यहीं ही कोहरा बसा झील है और इसी झील पर, इसी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर ही कोहरा बसा बांध आप लोगों को दिखाई देगा, या काहोरा बसा बांध, जो कि मोजाम्बिक देश में है। कहां है? मोजाम्बिक देश में। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो हो गया सीधे जाम्बेजी नदी पर, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के आईएएस के एग्जाम में। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में कि साहब विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका की। विक्टोरिया जलप्रपात हमें जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश की सीमा पर दिखाई देता है। यह विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है।
विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से। यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कौन? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल। यह जलप्रपात एक कांस्टेंट मिस्ट या कहें जो बहुत झिमिर झिमिर से बहुत बूंदे होती है ना, बहुत झिम झिम करके जो चलता है, वैसे एक स्प्रे का निर्माण करता है, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा टुनिया, द स्मोक दैट थंडर के नाम से भी जाना जाता है, जो जाम्बेजी नदी पर है। और यह जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया देशों की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और नदी पर हम लोग आइए बात करते हैं, और यह नदी है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी पर भी आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ऑरेंज नदी पर बात करते हैं। ऑरेंज नदी का उद्गम आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। यह दक्षिण अफ्रीका देश है, इसी में ही एक देश मौजूद है लेसोथो, वहीं से ही ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। यहीं ही ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी। यहां से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर यह अपवहित होती हुई जाती है। फिर यह दक्षिण अफ्रीका देश और नामीबिया देश की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी, जो कि अटलांटिक महासागर में है, वहां अपना जल विसर्जित कर देती है। इसी ऑरेंज नदी के ही उत्तर में आपको किम्बरले चट्टान दिखाई देंगी, किम्बरले एक जगह भी दिखाई देगी, और फिर यहीं ही ब्लूम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी भी आपको दिखाई देगी। और इसी ऑरेंज नदी पर वेंडर क्लॉफ बांध का निर्माण किया गया है। किसका? वेंडर क्लॉफ बांध का। आई होप यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही लिम्पोपो नदी को अगर आप देखेंगे अपने एटलस में, तो यह लिम्पोपो नदी उद्गमित होकर आपको दिखाई देगी क्या? कि पूरब की ओर अपवहित होती है। कहां की ओर? पूरब की ओर अपवहित होती है और मापुतो की खाड़ी के पास अपना जल विसर्जित करती है। उसके दक्षिणी भाग में यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको? मकर रेखा को। तो यह रहा अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। प्रीवियस पेपर उठाइए, देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इन नदियों पर मौजूद नगर, इन नदियों पर मौजूद बांध, इन नदियों का अपवाह क्षेत्र किन देशों की सीमा पर है, यह सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। तो जाइए उनका जवाब दीजिए। अच्छे से इन मैप को डाउनलोड कर लीजिएगा। किस पर? IAS ज्योग्राफी बाबा ऐप पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम लोग महाद्वीप यानी कि अलग अलग महाद्वीपों की महत्वपूर्ण नदियों पर बात करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत की थी भारत की नदियों से। तो आई होप यहां तक की सारी बात क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।